नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल एस्पिरेंट प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए नीति शास्त्र और अभी तक हमने लगभग अब हमारा ये नीति शास्त्र का ये फाइनल होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था व्यवस्था और जो एक और दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय की समस्याएं और किस तरीके से उसको लागू करना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आती है उसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। इन दो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था को देखेंगे और उनको देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास का यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो तो। अच्छा, पद सोपान आपने पूछा। पद सोपान, तो पद सोपान इस तरीके से समझिए। ये एक त्रिभुज होता है। पद सोपान का मतलब पदों का वर्गीकरण होता है। इस तरीके से पद सोपानी व्यवस्था क्या होती है, हायरार्की बनी होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो पद सोपानी व्यवस्था इस तरीके से बढ़ता जाता है, डायग्राम होता है। देखिए यहाँ पर पद सोपानी व्यवस्था के पद के अनुसार कार्य होते हैं। जैसे सर्वोच्च ऊपर जो सबसे ऊपर का अधिकारी होगा उसके पास सर्वाधिक शक्ति होगी, जबकि निम्न अधिकारी के पास सबसे कम शक्ति होगी। पद सोपानी व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है जिला प्रशासन। तो देखिए जिला प्रशासन में सबसे बड़ा कौन होता है, जिला प्रशासन में सबसे बड़ा होता है जिला अधिकारी। उसके नीचे कौन होता है, उसके असिस्टेंट जिला अधिकारी, एडीएम, उसके बाद एसडीएम, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार। उसके नीचे अधिकारी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे लोएस्ट में जो होता है अधिकारियों में लेखपाल होता है। लेखपाल राजस्व विभाग में सबसे नीचे अधिकारी लेखपाल ही होता है। जो अंतिम अधिकारी जो लेखपाल राजस्व संरक्षण या अभिलेख लोगों की जानकारी रखता है। तो इस तरीके से हायरार्की, ये है पद सोपानी व्यवस्था। पदों का सोपान होता है। सोपान मतलब उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, इस तरीके से चलता रहता है। पीवाईक्यू किस तरीके से, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना शायद पीवाईक्यू के बारे में। देखिए पीवाईक्यू इस तरीके से करने हैं। सपोज आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। तो अब आप यूनिट 1 में जितने टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं जो भी हैं, उनका सबको आपको अपने सामने रखना है। और सिलेबस आपने पढ़ लिया और आपको कवर भी कर चुके, तो आपको पता होगा कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू लगभग 5 से 7 साल के, ठीक है, अपने सामने रखेंगे और पीवाईक्यू पलट करके चेक कर लेंगे कि यूनिट 1 के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। यदि पूछा गया है तो आप इस यूनिट के लास्ट में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, ऐड कर लीजिए। देन आफ्टर ऐड करने के बाद आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, उनको सॉल्व कीजिए। टाइमर लगाकर सॉल्व। स्टार्टिंग में टाइम पर तो फोकस मत कीजिए, कोशिश कीजिए लिखने की। जब लिखेंगे तो पीवाईक्यू, और दूसरा पीवाईक्यू से हमें क्या क्या समझ में आता है ये भी समझिए। पीवाईक्यू से एक तो हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करता है और किस तरीके से एग्जाम को सेट करता है। दूसरी बात, एग्जाम की लैंग्वेज समझ में आती है, एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। और 5 से 6 साल के पूछेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्या चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। और अगर हो रही हैं और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें तो रिपीट होती परंतु शब्दावली बदल जाती, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस ये सब चीजें एग्जाम के बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे, जानकारी आपको मिलेगी। तो पीवाईक्यू इस पर्पज से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू करिए। आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, मेरे करने से कोई लाभ नहीं। देखिए समझिए, टीचर मेहनत करेगा तो एग्जाम निकलेगा, स्टूडेंट मेहनत करेगा तो एग्जाम निकलेगा। ये आप मुझे आज बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर का योगदान केवल 1 से 5% के बीच में रह सकता है, पर स्टूडेंट 95% मेहनत करनी होती है। हाँ, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं भाई मेरा रटा रटाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पैटर्न पता है।
तो मैं चाहूँ तो उठा करके आपको सीधा यहाँ पर दे दूँ, परंतु आप मेहनत नहीं करेंगे, उसके पीछे की मेहनत देखिए। जो कंटेंट आपको यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है, इसके पीछे मेहनत की गई होगी, बुकें पढ़ी गई होंगी, उनमें से छाँट के कंटेंट निकाला गया होगा, इसके बाद ही तो आपको डिलीवर किया जा रहा है। तो टीचर की मेहनत के साथ आपको भी मेहनत करनी ही होगी, इस तरीके से। इसलिए कह रहा हूँ पीवाईक्यू आप खुद से कीजिए। फिर भी डाउट हो तो बताइएगा, करा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एथिक्स की कितनी क्लास रहेगी ये आप पूछ रहे हैं। एथिक्स की लगभग 3 से 4 क्लास और बची हुई है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। केस स्टडी के लिए केवल 1 क्लास लेंगे। केस स्टडी आपको बता दें किस तरीके से सॉल्व होगी, उस तरीके से आप समझ लीजिए और करते रहिए अपने सामने। बाकी चीजें लगभग मैंने कवर आपको करा ही दी है। और यदि उसके बाद भी कोई डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं मुझे। नेक्स्ट कौन सा, मैंने तो सोचा जीएस पेपर 5 करूं, परंतु यदि आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी करानी चाहिए, जैसा आप बताएंगे वैसा करा लेंगे, इससे कोई समस्या नहीं है। परंतु आप कोशिश कीजिएगा कि वो चीजें पहले कवर कीजिए जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस तरीके से कवर करके चलेंगे तो धीरे धीरे चीजें सब कवर हो जाएंगी। और दूसरी बात ये समझिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको आंसर राइटिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, कि आप तब आंसर लिखेंगे जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं आने वाली। तो कोशिश करेंगे कि तत्काल प्रभाव से कुछ ना कुछ प्रयास किए जाएं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। याद रखिएगा, किताब रखी है, यदि आप उसका पेज ओपन करके उसको पढ़ेंगे नहीं तो किताब रखी ही रहेगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो अपने मन से आपको पढ़ाए, माइंड में नहीं घुस जाएगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है, शुरू करें। देखिए, ये जो आपके डाउट होते हैं ना, इस तरीके के डाउट्स बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इस तरीके के डाउट को अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए, अभी टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो कॉर्पोरेट शासन क्या है, तो चलिए कॉर्पोरेट शासन को शुरू करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के, किसी कंपनी को चलाने के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत, निर्देश, चलाने के तरीके, सिद्धांत व निर्देश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत व निर्देश आदि आते हैं। आते हैं जिससे अनिवार्यता नैतिक तत्वों, जिससे अनिवार्यता, जिससे अनिवार्यता नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है, जिसमें अनिवार्यता नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है, नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत किसी कंपनी को चलाने के तरीके, सिद्धांत व निर्देश आदि आते हैं, जिसमें अनिवार्यता नैतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके। अब देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए तत्व। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनी जो हमारे यहाँ चलती है उनके गवर्नेंस के बारे में बात हुई, क्योंकि कंपनी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही है, समझ रहे ना। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी तरीके से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े तत्व, कॉर्पोरेट गवर्नेंस
से जुड़े तत्व। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े तत्व क्या है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े तत्व इस तरीके से लिखिए। अंशधारकों या हितधारकों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी। अंशधारकों व हितधारकों, अंशधारकों व हितधारकों, अंशधारकों व हितधारकों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी। कंपनी की जिम्मेदारी। अंशधारकों व हितधारकों के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी। ठीक है। उसके बाद निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और उचित कार्य संस्कृति का विकास। उचित कार्य संस्कृति का विकास। उचित कार्य संस्कृति का विकास। ठीक है। उचित कार्य संस्कृति का विकास। और क्या? पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरणीय नैतिकता। और क्या तत्व हो सकते हैं? लैंगिक समानता हो सकती है इसमें। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता। और क्या? जवाबदेही व दक्ष प्रबंधन। जवाबदेही व दक्ष प्रबंधन। जवाबदेही व दक्ष प्रबंधन। जवाबदेही व दक्ष प्रबंधन। और क्या? कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध। कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध। कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध। संबंध। कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध। और भी ऐड करना चाहिए, कर सकते इसमें कंपनी की गोपनीयता। की गोपनीयता। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े तत्व हैं कुछ, जो आपको अपने नोट्स में शामिल कर लेना चाहिए। अब देखिए कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था है क्या, इनको ये तत्व आप लिख लीजिए। देन आफ्टर हम समझते हैं कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था है क्या, उसके कार्य को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से कार्य करती है कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। पहले ये लिख लीजिए। हाँ, लिख लिया तो फिर मैं इसको क्लियर करूं। अच्छा, निगमित पूछना चाह रहे हैं। निगमित, निगमित का मतलब कॉर्पोरेट की हिंदी में निगमित कहते हैं, कॉर्पोरेट को हिंदी में निगमित कहते हैं, निगम कहते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये एक तरीके का कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि वो अपनी बचत का कुछ हिस्सा सामाजिक के कल्याण में कार्य कर सके। वो है कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दक्षता, पूरा एथिक्स कंप्लीट हो गया, दक्षता का मतलब नहीं पता आपको? तो आप बहुत जगह कंफ्यूज हुए होंगे फिर। दक्षता मतलब एफिशिएंसी।
कार्य करने की क्षमता को दक्षता कहते हैं। सपोज एग्जांपल, मेरी दक्षता क्या है, मैं पढ़ा सकता हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे। एफिशिएंसी, हाँ, लगता है बुक रीडिंग हो नहीं रही, आप लोग सिर्फ क्लास से ही काम चला रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, ये क्रिएटिविटी आपको भी करनी है। हाँ, करते बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, एकदम बनाइए आप लोग। तो कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में इससे समझते क्या 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 चीजें होनी चाहिए। एक तो नैतिक तत्वों की उपस्थिति, नैतिक तत्वों की उपस्थिति। और क्या होना चाहिए, कंपनी के प्रशासक से शेयर धारक ग्राहक व, इधर लिखिए, कंपनी के प्रशासक शेयर धारक, कंपनी के प्रशासक शेयर धारक, कंपनी के प्रशासक शेयर धारक ग्राहक व समाज, ग्राहक व समाज को लाभ, को लाभ। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में ये पर्पज भी है, क्या कंपनी के प्रशासक शेयर धारक ग्राहक व समाज को लाभ कंपनी से होना चाहिए। और क्या, गांधी जी के न्याय, गांधी जी के न्यायिकता सिद्धांत के अनुरूप, न्यायिकता सिद्धांत के अनुरूप, गांधी जी के न्यायिकता सिद्धांत के अनुरूप। और क्या, आर्थिक सामाजिक व लक्ष्य के मध्य, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन। तो ये है कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये डायग्राम आप बनाइए, देन आफ्टर आगे मैं आपको चीजें लिखवाता हूँ, बताता हूँ। लिख गया ना, लिख लीजिए लिख लीजिए। कंपनियां ऐसा करती हैं भाई, ऐसा होता है, कंपनियों को समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। देखिए ना टाटा का क्या, टाटा कैंसर के लिए कितने इलाज कराते हैं। अंबानी जी को देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। अब लिखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य, आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत
आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य तथा व्यक्तिगत व सामाजिक लक्ष्यों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये कार्य है, ये काम करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये काम करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? तो अब लिखवाते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य। लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए पहले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए लिखना शुरू कीजिए। संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए संसाधनों का इष्टतम प्रयोग संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करना। संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करना। निवेशकों के विकास को मजबूत करना व कंपनी के प्रदर्शन निवेशकों के विकास को मजबूत करना व कंपनी के प्रदर्शन, जवाबदेहिता व पारदर्शिता में वृद्धि के द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना। वृद्धि के द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना। अन्य हितधारकों की रक्षा करना। निवेशकों के विकास को मजबूत करना व कंपनी के प्रदर्शन, जवाबदेहिता व पारदर्शिता में वृद्धि के द्वारा अन्य हितधारकों की रक्षा करना। ठीक। और यह कंपनी के कर्मचारियों को संगठित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्त, ये कंपनी के कर्मचारियों को संगठित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करना। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करना। तो कंपनी के कर्मचारियों को संगठित तरीके से किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर करना। लिखते चल रहा है ना? लिखिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक व
पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए, मानकों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मानकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करना, कंपनी के लाभ को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये लिख लिया था ना ये वाला, तुम इसको मैं रेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लिया। लिखिए नेक्स्ट में, परस्पर प्रतिस्पर्धा व विरोधी हितों के मध्य विश्वास, परस्पर प्रतिस्पर्धा, परस्पर प्रतिस्पर्धी व विरोधी हितों के मध्य विश्वास, विश्वास। ठीक, देखिए कॉर्पोरेट पूंजीवाद, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, धोखाधड़ी व क्रोनी पूंजीवाद, पूंजीवाद को रोकना। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी व क्रोनी पूंजीवाद को रोकना, संवैधानिक व सामाजिक मूल्यों का सम्मान, संवैधानिक व सामाजिक मूल्यों का प्रावधान, का सम्मान। ठीक है, तो ये हो गया। क्रोनी पूंजीवाद पूछना चाह रहा है। देखिए पूंजीवाद व्यवस्था जो है ये आर्थिक मॉडल है, ठीक है, आर्थिक मॉडल। क्रोनी पूंजीवाद क्या है? क्रोनी पूंजीवाद एक तरीके का पूंजीपतियों द्वारा व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेना, जबरदस्ती कार्य करना, फेयर तरीके से कोई कार्य ना होना, सब में अपने एकतरफी मोनोपोली स्थापित कर लेना, ये है क्रोनी पूंजीवाद। हाँ, तो अब देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ देखते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ क्या हो सकते हैं, आप बताइए। आप लोग कुछ बता सकते हैं क्या? पढ़े किसी ने, बताइए। तो लाभ देखिए कुछ इस तरीके से, निवेशकों के मध्य विश्वास, निवेशकों के मध्य विश्वास, निवेशकों के मध्य विश्वास। जब निवेशकों के मध्य विश्वास होगा तो क्या होगा? निवेश बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ेगा, निवेशकों के मध्य विश्वास। ठीक है, और क्या? उपभोक्ताओं, हितधारकों व अंशधारकों के रूप में विश्वास, उपभोक्ताओं, उपभोक्ताओं, अंशधारकों, उपभोक्ताओं, अंशधारकों व हितधारकों, अंशधारकों व हितधारकों के मध्य
विश्वास। इससे क्या होगा, कंपनी की समृद्धि बढ़ेगी। कंपनी की समृद्धि बढ़ेगी और कंपनी को नवाचार प्रोत्साहन, कंपनी को नवाचार प्रोत्साहन, कंपनी को नवाचार प्रोत्साहन। और क्या, निष्पादन व गुणवत्ता बेहतर। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, ठीक है। निष्पादन व गुणवत्ता बेहतर, निष्पादन व गुणवत्ता बेहतर, ठीक। और क्या, कंपनी की साख कंपनी की साख व विश्वसनीयता, कंपनी की साख व विश्वसनीयता में वृद्धि। लाभ में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, निवेशकों के मध्य विश्वास, जिससे निवेश बढ़ेगा। उपभोक्ताओं और कारकों के मध्य विश्वास, जिससे कंपनी की समृद्धि बढ़ेगी। कंपनी के नवाचार कंपनी को नवाचार प्रोत्साहन, निष्पादन व गुणवत्ता बेहतर, कंपनी की साख व विश्वसनीयता में वृद्धि, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। और क्या होता है, और पारदर्शिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, ईमानदारी, अखंडता, अखंडता, जैसे उच्च नैतिक मूल्य, जैसे उच्च नैतिक मूल्यों में वृद्धि। सर्वोत्तम मानव पूंजी को उत्कृष्ट करना, सर्वोत्तम मानव पूंजी उत्कृष्ट, सर्वोत्तम मानव पूंजी उत्कृष्ट, सर्वोत्तम मानव पूंजी उत्कृष्ट होना। और क्या होना, कंपनी की उत्पादकता व गुणवत्ता, कंपनी की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ती है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ हैं, तो इनको लिख लीजिए आप लोग। हाँ, ये लाभ कहीं भी आप, जब भी कोई क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पूछा जाता है, उसमें ये लाभ पूछे जाते हैं, तो आदमी को सीधे सीधे कोड कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया होगा, फ्रूटफुल है आपके लिए। साख, क्या आप साख पूछना चाहते हैं? साख मतलब विश्वनिश्चितता को, जैसे विश्वास होता है ना, साख, साख का मतलब विश्वास होता है किसी भी चीज का। अब जैसे तुम्हारी गांव में साख है, तो तुम्हें कोई भी पैसा दे सकता, मतलब विश्वास है आपके गांव में, आपके प्रति भरोसा है, उसी को साख कहते हैं। हाँ, ठीक है। अब भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अब भारत के विषय में देखते हैं। तो आप सीएसआर को गांधी के न्यायिकता सिद्धांत से जोड़ सकते हैं, न्यायिकता, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। न्यायिकता का जो गांधी का सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप
जिसमें गांधी बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास समृद्धि है, जिसके पास धन दौलत है, वो अपने सामने जो गरीब हो उसकी मदद करनी चाहिए। गांधी के अनुसार ऐसा होता है ये सारा, ठीक है। तो औद्योगिक संस्थान या निगमों द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसमें ग्राहक समाज के प्रति एक जिम्मेदारी दे दी गई है। और ये किसके तहत दी गई, तो इसमें से आर्थिक मदद की जा सकती है किसी की। इसको मैं समझा देता हूँ आपको किस तरीके से। मान लीजिए किसी की आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो निगम है उनका अपने लाभ से आर्थिक मदद कर सकते हैं। किसी की शिक्षा में कार्य कर सकते हैं, और शिक्षा में कार्य कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति कार्य कर सकते हैं, लैंगिक समानता के लिए कार्य कर सकते हैं, वंचित वर्गों के प्रति के लिए कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से कई कार्य किए जा सकते हैं। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये जिम्मेदारी दे दी गई है, ठीक है। इसमें कुछ नियम नियम दिए गए, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। नियम आपको नहीं लिखने हैं, आपको लिखने हैं जो कंटेंट मैंने आपको बताया वो लिखना है। अपने लाभ का 2% कंपनी को देना है, लाभ का 2%। और इसमें भी कुछ मानक बनाए गए, जिन कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ से कुछ अधिक हो या इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं, तो उनके कारोबार में ये सब चीजें लागू होंगी। छोटी कंपनियां नहीं लागू कर सकती भाई, उनको बचत भी देखनी होगी, इस तरह की चीजें। तो ये है। तो सीएसआर का लाभ व महत्व क्या, महत्व समझ लेते हैं, बस उसके बाद सीएसआर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सीएसआर का लाभ या महत्व, और कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। बाकी ये कंपनी एक्ट 2013 वाला ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा, और इसके यदि कुछ कंटेंट में कोई कमी लगे तो मुझे बताइएगा। सीएसआर का लाभ, लाभ व महत्व। सीएसआर से क्या प्राप्त हो, सीएसआर से संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति। एक तो पहला ही लाभ है संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति। और क्या, सामाजिक हित परोपकार, सामाजिक हित परोपकार, सामाजिक हित परोपकार। और क्या, कंपनी के लाभ, लाभदायी व चिरस्थायी बनाना, कंपनी को लाभदायी व चिरस्थायी बनाना, कंपनी को लाभदायी व चिरस्थायी बनाना। कंपनी के प्रति लोगों में सद्भावना का विकास, कंपनी के प्रति लोगों में, कंपनी के प्रति लोगों में सद्भावना का विकास। कर्मचारियों में कंपनी की प्रति विश्वास, कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विश्वास, कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विश्वास। और जब विश्वास बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ेगी, ठीक। और क्या, निवेशकों में वृद्धि, निवेशकों में वृद्धि, निवेशकों में वृद्धि होगी जिससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। महत्व के बारे में बात हो रही है। और क्या होगा, शिक्षा स्वास्थ्य भोजन जैसी कल्याणकारी कार्यों में निवेश, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य भोजन
जैसे कल्याणकारी कार्यों में निवेश, जैसे कल्याणकारी कार्यों में निवेश। और क्या, दयालु पूंजीवाद में वृद्धि, दयालु पूंजीवाद में वृद्धि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, लिखिए इनको। हाँ, लिख लिया। तो अब कुछ उदाहरण भी देख लेते सीएसआर के भारत में, ठीक है। सीएसआर के उदाहरण, सीएसआर का सबसे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? 4 उदाहरण, 3 से 4 देख लेते हैं, बहुत उतना। तो एक तो अजीम प्रेम जी का फाउंडेशन जो है शिक्षा के प्रति कार्य करता है। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन किस पर कार्य करता है? शिक्षा पर। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शिक्षा पर कार्य करता है। और क्या, टाटा द्वारा कैंसर अस्पताल, टाटा कैंसर अस्पताल, टाटा का कैंसर अस्पताल। उसी तरीके बजाज फाउंडेशन क्या करता है? जल संरक्षण के लिए कार्य, बजाज फाउंडेशन जल संरक्षण। बजाज फाउंडेशन जल संरक्षण। उसी तरीके से भारत पेट्रोलियम की एक प्रोग्राम चलाता है, बूंद कार्यक्रम, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, बूंद कार्यक्रम। तो ये हो गया कुछ उदाहरण, ये आप लिख लीजिए। और इनमें और एग्जाम्पल भी आप ऐड कर सकते हैं अपने अनुसार, जो ऐड करना चाहें। हाँ, जब बुक रीडिंग करोगे तो उसमें बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो जो आपको सही लगे, जो आपके हिसाब से इजी हो, वही आप ऐड कीजिए उसमें। समझ रहे हैं? हम्म। आज की क्लास तो ज्यादा लंबी हो रही, अगर मैंने अब जो दूसरा वाला टॉपिक था आपका, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे क्या है। यदि ये टॉपिक उठाया तो फिर क्लास हो जाएगी लंबी। तो आज कोई छोटा टॉपिक उठा लेते हैं। आप बताइए कौन सा टॉपिक उठाया जाए इसके बाद। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं, एक तो कार्य संस्कृति, दूसरा आचार संहिता या आचरण संहिता, और बाकी टॉपिक बड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, कार्य संस्कृति वाला कर लेते हैं, ये आसान भी है और लगभग हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करा दिए। तो इसी को उठाते हैं और कर लेते हैं। मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है? तो सॉरी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लास एक्चुअली शुरू करते हैं, ठीक है? कार्य संस्कृति शुरू करते हैं। कार्य संस्कृति हेडिंग डाल लीजिए, कार्य संस्कृति। 1 मिनट, मुझे इंक डाल लेता हूँ। प्लान बी, लोअर पीसीएस हो सकता है। हाँ,
देखिए मेरे हिसाब में तो आपको प्लान भी लेकर के ही चलना चाहिए। कभी भी आप एब्सोल्यूट एक ही चीज़ पर स्टिक मत रहिए। जहाँ जॉब मिलती है पहले जॉब पकड़िए, देन आफ्टर उसके बाद अपने फ्यूचर में करियर डेवलपमेंट जितना करना चाहें करिए। पहला काम आपका होना चाहिए जॉब पकड़ लीजिए। देखिए हमारे जैसे टीचर्स घूम रहे हैं ना, प्लान बी पर काम नहीं किया होगा तभी तो इन कंडीशन में घूम रहे पढ़ा रहे हैं। हालाँकि मुझे पढ़ाना अब अच्छा लगता है, परंतु क्या लगता है आपको मुझे जॉब मिल गई होती तो ये मैं पढ़ा रहा होता। ये रियलिटी है बेटा। आप कोशिश जितनी जल्दी यदि कहीं आपका मौका अवसर लग रहा है, जब आप ऐसा बता रहे हैं किस कंडीशन में है आप, तो आप उस जॉब को फिर छोड़िए मत। मिल रही तो तुरंत सेलेक्ट हो गए हो तो फिर जॉब पकड़ लीजिए। बाद में धीरे धीरे करके चीजें अपने आप लाइन पर आ जाएंगी, एडजस्ट कर देंगे आप, मैनेज हो जाता है। आप पूछना चाह रहे हैं ना मैनेज हो पाता, मैनेज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इस बात से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, और कहीं भी कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल आपको गाइडेंस कर दूंगा। जॉब आप बता रहे सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल एकदम जॉब मत छोड़िए ऑप्शन। या तो आप टेक्निकल कोई कोर्स वोर्स कर रखो, बीटेक एमबीए बीसीए बीएड इस तरह के कोर्स कर रखे होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आप छोड़ भी देंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम कर सकते। परंतु जिन्होंने बीए एमए बीएससी कर रखा है ऐसे लोगों के लिए समस्या है, तो इन लोगों को ये जॉब मिल रही है। प्लीज पहले कोशिश कीजिए कोई भी एक जॉब में सेटल हुई है उसके बाद आगे चीजें करिए। तो शुरू करते कार्य संस्कृति, वरना बातें तो होती रहेंगी। देखिए कार्य संस्कृति का अर्थ, कार्य संस्कृति का अर्थ कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो उस संपूर्ण वातावरण से है जो उस संपूर्ण वातावरण से है उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के विषय में जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की अभिवृत्तियां कर्मचारियों की अभिवृत्तियां कर्मचारियों की अभिवृत्तियां मनोवृत्तियां अभिवृत्तियां मनोवृत्तियां दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। मनोवृत्तियां अभिवृत्तियां मनोवृत्तियां निर्धारित करती हैं निर्धारित करती है कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की अभिवृत्तियां मनोवृत्तियां निर्धारित करती हैं, ठीक है। यह है कार्य संस्कृति की परिभाषा, छोटी सी बनाया परिभाषा है। और लिखिए कार्य संस्कृति संगठन में कर्मचारियों के लिए कार्य संस्कृति संगठन में कर्मचारियों के लिए एक गाइड है जो कर्मचारियों के लिए एक गाइड है जो कर्मचारियों कर्मचारियों को किस प्रकार कर्मचारियों को किस प्रकार नैतिक व्यवहार करना चाहिए नैतिक व्यवहार करना चाहिए के निर्देश देती है चाहिए के निर्देश देती है। तो कार्य संस्कृति संगठन में कर्मचारियों के लिए एक गाइड है जो कर्मचारियों को किस प्रकार नैतिक व्यवहार करना चाहिए के निर्देश देती है। कार्य संस्कृति ये है, ठीक है।
अब देखिए किस संगठन के कार्य संस्कृति को समझने के आधार, किसी संगठन के कार्य संस्कृति को समझने के आधार, इनको इरेज कर देते हैं। किसी संगठन, लिखिए मैं सर, किसी संगठन के कार्य संस्कृति, किसी संगठन की कार्य संस्कृति को समझने का आधार, किसी संगठन की कार्य संस्कृति को समझने का आधार, तो क्या आधार होंगे? एक तो संगठन की कार्यशैली, संगठन की संगठन की कार्यशैली, संगठन की कार्यशैली, और क्या समयबद्धता, 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 और क्या आपसी मेल जोल व संचार, आपसी मेल जोल व संचार, आपसी मेलजोल व संचार, ठीक है। और क्या आपसी मेलजोल संचार, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूकता, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूकता, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूकता, और क्या ग्राहकों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार व संवेदनशीलता, ग्राहकों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार, काम व्यवहार व संवेदनशीलता, ठीक। और क्या होना चाहिए? नेतृत्व व टीम भावना, नेतृत्व व टीम भावना, ठीक है। नेतृत्व व टीम भावना, ये तो हो गए किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति को समझने के क्या आधार है, ठीक। अब देखते हैं अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगी? अच्छी कार्य संस्कृति की विविधता होगी, मान लीजिए जैसे कि विविधता का होना, और क्या समानता व भेदभाव रही, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बोर्ड पर लिख लिया ना मैंने, बोर्ड पर इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं, एक मिनट मुझे दीजिए, कॉल आ रही है, किसी की अर्जेंट कॉल है। तो अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताएं देख लेते हैं। तो अच्छी कार्य संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, तो समानता व भेदभाव रहित होती है। तो लिखिए, समानता व भेदभाव रहित, भेदभाव रहित, समानता व भेदभाव रहित, तो ठीक है। और क्या सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना, ठीक। और क्या विविधता
व सहजता, ये सब चीजें विशेषताएं हैं इसकी, विविधता, विविधता व सहजता। विविधता व सहजता और क्या, नियमों का लचीलापन, नियमों का लचीलापन, नियमों का लचीलापन और क्या, समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान और लैंगिक समानता, लैंगिक समानता ऐड कर देते हैं, कुछ और चीजें ऐड कर लें। सब कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन व प्रोत्साहन, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन व प्रोत्साहन, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन व प्रोत्साहन। ठीक है, ये तो हुई विशेषताएं। अब भारत में सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये लिख लिया हो तो भारत में सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, भारत में सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति, कार्य संस्कृति की स्थिति, भारत में सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति। तो क्या, एक तो भारतीय कार्य संस्कृति की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि तटस्थता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो क्या नहीं होगा, तटस्थता का अभाव। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप और क्या, अच्छे कार्य हुए प्रोत्साहन का अभाव, अच्छे कार्य हुए प्रोत्साहन का, अच्छे कार्य हुए प्रोत्साहन का अभाव, अच्छे कार्य हुए प्रोत्साहन का अभाव, रूढ़िवादी नजरिया, नवाचार का अभाव, रूढ़िवादी नजरिया, रूढ़िवादी नजरिया, रूढ़िवादी नजरिया होगा तो क्या, नवाचार का अभाव होगा, नवाचार का अभाव। ठीक, और क्या, पद की स्थायी सुरक्षा के कारण प्रभावी, पद की स्थायी सुरक्षा के कारण, पद की स्थायी सुरक्षा के कारण प्रभावी भ्रष्टाचार, प्रभावी भ्रष्टाचार, प्रभावी भ्रष्टाचार। और क्या चीज है, और है एकता का अभाव, एकता का अभाव, कार्य संस्कृति का इस पद की स्थायी सुरक्षा के कारण प्रभावी कार्य संस्कृति का अभाव, के भ्रष्टाचार एक अलग होता है, सॉरी, भ्रष्टाचार, कार्य संस्कृति का अभाव, कार्य संस्कृति का अभाव, यहाँ पर कुछ करेक्शन हुआ है, कार्य संस्कृति का अभाव, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए भारत में सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति।
तो अच्छी कार्य संस्कृति को बनाने के उपाय देख लेते, देन आफ्टर कार्य संस्कृति वाला जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के उपाय। अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के उपाय। तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, अच्छी कार्य संस्कृति बनानी है तो नवीन मूल्यों का समावेश होना चाहिए। क्या? नवीन मूल्यों का समावेश। नवीन मूल्यों का समावेश। नवीन मूल्यों का समावेश। और क्या होना चाहिए? लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति अधिक सक्रिय। लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति अधिक सक्रिय। लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति अधिक सक्रिय, अधिक सक्रियता देखनी चाहिए। ठीक है। अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के उपाय नहीं है। और क्या? नियमों का पालन होना चाहिए। नियमों का पालन, नियमों का पालन। और है भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर, भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस। और क्या? नैतिक संहिता व आचरण संहिता का नियमन। नैतिक संहिता, नैतिक संहिता व आचरण संहिता का नियमन होना चाहिए। ठीक है। और क्या? नवाचार व प्रगतिशील सोच को बढ़ावा। 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 और क्या? अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन। अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन। जब समस्या देखनी होती है इन्हीं चीजों को हम पलट देते हैं। कहते हैं नवीन मूल्यों का समावेशन की अभाव है, हमारे कार्य के नियमों के पालन का अभाव है। और जब हमें उपाय या समाधान देना होता है तो इन चीज को इस तरीके से लिख देते हैं, तो एक चीज जानने से दूसरी चीज आप ऑटोमेटिक जान जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये रहा कार्य संस्कृति का टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय का किस तरीके से प्रबंधन किया जाए वो देखेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ भ्रष्टाचार, और उसके बाद देखना आचरण संहिता एवं आचार संहिता, और इसके बाद भ्रष्टाचार, आचरण संहिता और आचार संहिता वाला टॉपिक, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वाला टॉपिक रह जाएगा। यही 3-4 टॉपिक रहेंगे। एक सेवा का जो मॉडल किस तरीके से हमारे सेवोत्तम मॉडल, इसको देख लेंगे। ये 3 से 4 टॉपिक बचे हुए, इनको कंप्लीट करना है। देन आफ्टर हमारा एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। केस स्टडी के लिए एक क्लास ले ली जाएगी, बता दिया जाएगा किस तरीके से अप्रोच करना चीजों को, वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। अब बताइए यदि कोई डाउट हो, नहीं तो क्लास यही रोकते हैं। बताइए, डाउट हो तो बताइए। ठीक है फिर।
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में।